शेयर हो गए स्क्रीन। ओके मुस्तफा। अच्छा, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्वेश्चन में सीरीज में क्वेश्चंस किए थे, एक शेल की थिकनेस कितनी होती है, यहाँ तक हमने किए थे। ठीक है, ये तकरीबन 456 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए। आज हम कोशिश करते हैं 500 तक सीरीज को कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद इसको पास लेंगे। 500 क्वेश्चन इनफ है इसके, बहुत ज्यादा करवाएं इस बुकलेट में, फिर ये सॉल्व करके ग्रुप में भेज दूंगा आपको। ठीक है, ताकि आप इसको, ये तब रिवाइज करना है जब एडवर्टाइज आएगी। ठीक है, तो फिर आप इंशाल्लाह आपके काफी क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड आ जाएंगे पेपर में। अभी जैसे प्रिपरेशन चल रही है वो करते रहे। ये आपके रट लेने चाहिए क्वेश्चंस, सारे याद हो आपको। 457 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे केज लेयर फटीग इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ केज लेयर फटीग। जो है ना, बर्ड्स में जो हाई प्रोड्यूसिंग लेयर्स होते हैं उनमें जो है ना, फटीग का मतलब भी आपको पता है वैसे किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे ये बोन्स की मिनरलाइजेशन वगैरह ये कौन करता है, कैल्शियम करता है। ठीक है, तो जब भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वहां पे या डाइटरी इंटेक इंसफिशियंट होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है, बोन्स वीक हो जाते हैं। बर्ड्स जो है वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, या डाउनर हेन्स उनको कहा जाता है, या उनके सॉफ्ट शेल एग बन जाते हैं, तो इसको फेक केज लेयर फटीग कहा जाता है। तो ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो ये आपने याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन नहीं है। 458 पे स्ट्रटिंग इज सीन इन कौन से बर्ड्स में देखी जाती है स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग किस में देखी जाती है, ये एक डिस्प्ले बिहेवियर है, टर्कीज में देखा जाता है। ठीक है, जो टर्की होते हैं टॉम्स, उनमें ये देखा जाता है, वो अपने फीदर्स वगैरह को, टेल वाले फीदर्स को फैन की तरह एक्सपेंड करता है या पफ वगैरह लगाता है। इस बिहेवियर को स्ट्रटिंग कहा जाता है, और ये ज्यादा किस में देखा जाता है, टर्की में देखा जाता है। बट ये फिर बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको ज्यादा आपने वो नहीं करना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केली लैम्ब डिफिशियंसी डिजीज किसकी वजह से होती है, स्केली लैम्ब या स्केली लेग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसकी डिफिशियंसी, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है और जिंक है। तो ये होती है जिंक की डिफिशियंसी। वेरी गुड। जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होती है स्केली लेग कंडीशन या स्केली लिम्ब। ये दोनों में दे सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, पोल्ट्री में भी आ सकता है। इस जिंक क्या करता है मिनरल, ये स्किन की इंटीग्रिटी को या केराटिन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ठीक है, या उसकी वजह से फीदर्स हो गई, बीक हो गया, स्केल्स हो गए, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, या एंजाइम का एक सिस्टम बेहतर हो जाता है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो लेग्स वगैरह रफ हो जाएंगी या थिक हो जाएंगी, या फीडरिंग पुअर होगी, परफॉर्मेंस कम होगी। तो जिंक की, मैग्नेज नहीं करना है। मैग्नेज से एक प्रॉब्लम आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पेपर के हवाले से, जिसे कहा जाता है पेरोसिस। बर्ड्स में जब भी पूछा जाए पेरोसिस या स्लिप्ड टेडॉन कंडीशन उसको कहा जाता है, ये जब पूछा जाए तो फिर आपने मैग्नेज करना है। ठीक है, यह भी बर्ड्स में प्रॉब्लम होता है, स्लिप टेडॉन। ये पेरोसिस आ चुका है पेपर में, वीओ 2023 में, मैग्नेज से होता है ये। ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने निकाला हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। तो स्केली लैम्प अगर पूछा जाए तो जिंक आपने करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये कश्मीरी एक ब्रीड है पोल्ट्री की, उसमें फीदर्स कॉम्ब होते हैं। तो ये होती है कश्मीरी फेवरोलिया, ये एक ब्रीड है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हमारे सिंध के पेपर्स के वाले से। अच्छा, इन केज सिस्टम विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर, केज सिस्टम में कौन सी चीज पॉपुलर होती है या मोस्ट कॉमनली कमर्शियल यूज होती है, सिंगल डेक, डबल डेक, कन्वेंशनल केज या रिवर्स केज जिनको कहा जाता है। तो ये यस, वेरी गुड, सी ऑप्शन। कन्वेंशनल केज जो होते हैं, या जिनको बैटरी केज सिस्टम भी कहा जाता है बर्ड्स लेयर्स में, तो ये केज सिस्टम है मोस्ट पॉपुलर या कमर्शियली फार्मिंग में यूज किया जाता है, कन्वेंशनल केज। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बट ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, फिर दोबारा बता रहा हूँ। फॉर ब्रॉयलर ब्रीडिंग विच ब्रीड इज यूज्ड एज अ मेल लाइन। ये इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट चीजों से मैंने निकाले, आपके लिए कंपाइल किए। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें डाले हुए हैं, कम से कम आपके नजरों से निकले हुए हो, क्योंकि वो तो तकलीफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जो है ना, आपको परेशानी ना हो कि भाई ये हमने चीज देखी हुई थी। ये इसका आंसर था।
ठीक है, ब्रॉयलर ब्रीडिंग में कौन सी ब्रीड मेल लाइन में यूज की जाती है? वेरी गुड, डी ऑप्शन। तो ब्रॉयलर का जब भी बात आए तो आपने कॉर्निश करना है। व्हाइट कॉर्निश जो होती है ये ब्रॉयलर में यूज की जाती है सबसे ज्यादा। और जो है ना, अगर आपसे लेयर में पूछा जाए तो व्हाइट लेघोर्न का नाम भी आपको पता होगा। ठीक है, तो मेल लाइन में ब्रॉयलर ब्रीड्स में सबसे ज्यादा कॉर्निश को यूज किया जाता है एज अ सायर के फॉर्म में। अच्छा, विच मिनरल इज द इम्पोर्टेंट फॉर फीदर्स की ग्रोथ के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है मिनरल? कॉपर है, सल्फर, आयोडीन, मैग्नीज। यहाँ पे भी आपने याद रखना है कौन सा होता है फीदर्स की ग्रोथ के लिए। सल्फर जो होता है वो हाईली इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी कुछ होते हैं, जैसे सिस्टीन है, मिथ्योनिन है। हमने ऊपर भी क्वेश्चन किए थे मिथ्योनिन से फीदर ग्रोथ में, क्योंकि वहां पे मिथ्योनिन मेंशन था। ठीक है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं जो फीदर्स की ग्रोथ या डेवलपमेंट को करवाते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट उसने खुद सल्फर दिया हुआ है, तो सल्फर हम करेंगे, सल्फर यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, विच माइकोटॉक्सिन इफेक्ट द पोल्ट्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कौन सा माइकोटॉक्सिन पोल्ट्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है? जेरलानोन है, ओक्राटॉक्सिन से, F2 टॉक्सिन से, बोथ A एंड C। ये भी आपने थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है कि जो है ना, डी, वेरी गुड, डी होगा। जेरलानोन को ही F2 टॉक्सिन कहा जाता है। नाम इसके इसने अलग अलग ऑप्शंस में दिए। F2 टॉक्सिन ये सेम माइकोटॉक्सिन होता है। फ्यूसोरियम सेप्रोफाइट ये एक स्पीशी है फंगस की, वहां से ये होते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन की जो एक्टिविटी होती है उसको मिमिक करते हैं। तो ये फर्टिलिटी वगैरह को या हेजिटेबिलिटी को रिड्यूस करवाते हैं कि प्रोडक्शन भी कम होती है, या ओविडक्ट वगैरह में एबनॉर्मलिटीज कोई हो गई तो ये रिप्रोडक्टिव जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये जेरलानोन काज करवाता है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट नेम है जेरलानोन और इसको F2 टॉक्सिन भी कहा जाता है। ओक्राटॉक्सिन क्या करवाता है? ये शायद मैंने बताया हुआ है कहीं पे, फार्मा में शायद बताया होगा। तो ये किसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह करवाता है, या किडनी डैमेज जिसको कहा जाता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इम्यून सप्रेशन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये आपने दोनों याद रखना, ये पोल्ट्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम को माइकोटॉक्सिन्स इफेक्ट करते हैं, ये डिसऑर्डर्स करवाते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बेसल हेलो ट्रांसपेरेंट हॉर्न लाइक पोर्शन अटैच टू द फीडर्स। तो ये सिंपली पूछ रहा है कौन से बर्ड्स में ये ट्रांसपेरेंट टाइप के फीदर्स होते हैं, जो है ना अटैच्ड होते हैं फीदर्स के साथ हेलो शेप में। तो ये आपने याद रखना है, कोयल में होते हैं फीदर्स। ठीक है, हॉर्न लाइक इसका जो है ना पोजीशन होती है फीदर्स की। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जस्ट आपको इसका आंसर पता हो, बस जहन से निकला हुआ हो, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो जाए तो आप कर सकें। बाकी ये हमारे पेपर के जहाँ जो सिंध में एज सच क्वेश्चन नहीं आते कोयल वगैरह से या इनसे। अच्छा, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग, बायोलॉजिकल वैल्यू एग का कितना होता है? क्या इंडिकेट करता है कि हाउ प्रोटीन इफिशिएंटली, वेरी गुड, 94 होगा। क्या के प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब हुआ है या यूटिलाइज हुआ है बॉडी में फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस या टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए? तो ये एक फार्मूला होता है बायोलॉजिकल वैल्यू का, जिसमें नाइट्रोजन रिटेन वगैरह इनको डिवाइड किया जाता है एब्जॉर्ब से। तो ये आता है एक का कितना, 94, आपने याद रखना है सिंपल ही बस। ठीक है, बायोलॉजिकल जैसे मिल्क का होता है 85 तक होता है मिल्क का बायोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, मीट का 75 या 80 के करीब आता है। ये बायोलॉजिकल वैल्यू होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो ए का कितना होता है, 94, आपने याद रखना है। अच्छा, स्मॉलेस्ट एक साइड इज कॉल्ड पीवी, जंबो, लोरेस, लेसिड। तो ये आपने याद रखना है, पीवी जो है इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट एग साइज, ये कमर्शियली एग होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट। तो ये जो स्मॉलेस्ट ग्रेड ऑफ चिकन एग होता है इसको पीवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने सिंपली एमसीक्यूज के हवाले से चीज याद रखनी है। उसके बाद जो है ना, जैसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो फिर वो जंबो में आएगा। जंबो वैसे भी लार्जेस्ट के लिए यूज किया जाता है। लार्जेस्ट एक साइज के लिए अगर पूछा जाए तो वो जंबो आपका होगा। स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, जंबो तो आप खुद समझ जाएंगे वर्ड से ही। और पीवी आपने याद रखना, ये स्मॉलेस्ट एक साइज होता है जिसको कहा जाता है। अच्छा, ये भी इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, विच मिनरल इज हेल्पफुल फॉर द शेल मेम्ब्रेन रिजिडिटी? तो कौन सा मिनरल है जो शेल मेम्ब्रेन की जो है ना रिजिडिटी को देखता है? ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन। तो आपने याद रखना है जो कॉपर है वो प्रोटीन फाइबर्स, केराटिन या कोलाजिन वगैरह प्रोटीन्स लाइक का कंपोज्ड होता है, तो वो स्ट्रेंथन करता है मेम्ब्रेन को, रिजिडिटी उसकी दिखाता है।
ठीक है, ताकि क्रॉस लिंकिंग हो सके कनेक्टिव टिश्यूज प्रोटीन्स की। तो कॉपर जो है ना वो शेल मेम्ब्रेन में होता है। बट फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जस्ट आपके बस पता हो इसका आंसर क्या है, बाकी ऐसे इसकी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच का इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी हमने थ्योरी में डिफरेंट बर्ड्स जितनी भी स्पीशीज आती है पोल्ट्री में, सबके इंक्यूबेशन पीरियड जो वहां पे भी इंपॉर्टेंट टेबल में बताए थे आपको, वो याद रखने। ऑस्ट्रिच भी आपने याद रखना है। ऑस्ट्रिच का यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 42, 52, 40, 28। ठीक है, 42 हम यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। ऑस्ट्रिच का इंक्यूबेशन पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स का। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ इंक्यूबेशन अंटिल हैचिंग। इसको इंक्यूबेशन पीरियड पोल्ट्री में कहा जाता है, वरना जो मेडिसिन है उसमें तो हम कल या परसों पढ़ा था इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो डिजीज से रिलेटेड होता है। तो इनमें इंक्यूबेशन पीरियड जो हैचिंग तक जो टाइम होता है, इनको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ऑस्ट्रिच का 42 है, चिकन का बताया था 21 डेज होता है। ठीक है, 28 डेज किसका होता है आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑक्सीजन परसेंटेज हेचर में कितनी होती है, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, ये भी 3 4 बार बताया हुआ है क्वेश्चन। 21% होती है ऑक्सीजन की परसेंटेज हेचर हेचिंग में। और उसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है परसेंटेज अगर पूछी जाए, 0.5%। ये मैंने इसी में ही क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ऑक्सीजन 21 आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है सेटर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। सेटर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो या ह्यूमिडिटी जो होती है कितनी होनी चाहिए। ठीक हो गया, नमी वगैरह। तो अभी सेटर और हेचर भी मैंने थ्योरी में बताए थे। हेचर लास्ट 3 डेज होते हैं। सेटर जो फर्स्ट आपके 18 डेज होते हैं उनको सेटर कहा जाता है इंक्यूबेशन के दौरान। ये आपने थोड़ा समझना है। तो ये फर्स्ट 18 डेज का टेम्परेचर और जो है ना ह्यूमिडिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन क्या है, 37.6 है, 37.9 और 55 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 39। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इस ऑप्शन को हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता है, हमने पढ़ा है 37 के करीब होता है। और यहाँ पे 38 है, ये भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे 37 तो है, बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो 50% ही है। तो फर्स्ट जो क्या कहते हैं 18 डेज होते हैं, यहाँ पे 60% के करीब ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, 60% तो 55 यहाँ पे टेम्परेचर ये होता है 37.6 के करीब। तो ये क्वेश्चन वहां पे हमने सही तरीके से पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे कुछ जो है ना वैल्यूज वगैरह डिफरेंट बुकलेट्स में अलग अलग दिए हुए हैं। तो अगर आपको मेन आपको पता होगा तो वहां पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, बट ऑप्शंस में वो थोड़ा आगे पीछे करते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक चीज आपको याद है, 55 ये 37 में ये वैल्यू होता है। तो ये सेक्टर में जो है ना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की डिवीजन होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फ्लूइड एक्सचेंज इन एग्स इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, प्लम्पिंग, प्रोटेड, स्फीरॉइड, लेमिला। तो जो फ्लूइड एक्सचेंज होती है एग्स में उसको क्या कहा जाता है, प्लम्पिंग कहा जाता है। ये भी टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। मतलब है कि फॉर्मेशन के दौरान जब यूट्रस वगैरह बनता है तो वहां पे एग जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर या साल्ट वगैरह को यूट्राइन फ्लूइड में। तो इस प्रोसेस को प्लम्पिंग कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है पेपर के हवाले से जो आपने साइड में बिठाना। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोटीनेस इन पोल्ट्री डिटेल में बताया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। ब्रोटीनेस में कौन सा हार्मोन होता है, एलएच होता है, एंड्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, प्रोलेक्टिन होता है। तो कौन सा होता है, प्रोलेक्टिन होता है जो ब्रोटीनेस ऑफ पोल्ट्री में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ओवी पोजीशन में पूछा जाए तो अगर किसी को याद है तो बता दे, ताकि आपका देखेंगे माइंड कितना चलता है। ओवी पोजीशन में भी आपको एक हार्मोन बताया था कि ओवी पोजीशन के लिए एक आपने हार्मोन याद रखना है, दूसरा ब्रूडीनेस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये दोनों। ठीक है, ओवी पोजीशन जो एक लेइंग का पीरियड होता है लेइंग का, उसे ओवी पोजीशन कहा जाता है। अर्जिनाइन वेसोटोकिन, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद होनी चाहिए ताकि आपके एमसीक्यूज फिर कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, 74 पे क्या है, रिकमेंडेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर इमू एग इंक्यूबेशन। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो है ना पेपर के हवाले से, बट यहाँ पे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। 25 to 40%, 50 to 20, 65 to 90, 32 जो है ना 40%। तो आपने याद रखना है 25 to 40% जो है इसमें ह्यूमिडिटी होती है एग्स में। न्यू कैसल डिजीज इज अदरवाइज इज कॉल्ड।
बस सिंपली आपसे इसका अदर नेम पूछा है कि क्या होता है, रेड आई डिजीज, पिंक आई डिजीज, ग्रे आई डिजीज या ब्लू आई डिजीज। तो बर्ड्स में जो न्यू कैसल डिजीज होती है, रानीखेत डिजीज होती है, इसको पिंक आई डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपने याद रखना है। पैरामेक्सो वायरस, इसमें मेडिसिन में इसका कॉजेटिव एजेंट बताया था। पिंक आई डिजीज क्यों होता है, जो स्वेलिंग होती है आईज पे, या कंजक्टिवाइटिस कंडीशन होती है इसमें भी, लेक्रीमेशन भी होती है, इसलिए इसको पिंक आई डिजीज कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। बाकी ग्रे ब्लू ये चीज नहीं होती है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूली हैच्ड चिक इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बॉडी टेम्परेचर न्यूली हैच्ड चिकन का? 35 डिग्री, 39, 36.9, 40 डिग्री, 40.2। तो जो बड़े अडल्ट हो जाते हैं चिक्स, तो उनका तो आपको पता है 107 तक होता है, बट जो न्यूली हैच्ड चिक होता है उसका आपने याद रखना है 36 डिग्री सेल्सियस के करीब आता है। ये 36.5 या 37 के करीब ये टेम्परेचर होता है न्यूली हैच्ड चिक्स का। स्टैंडर्ड एमसीक्यूज में ये दिया हुआ है 36.9, तो ये हम करेंगे। यहाँ इसकी रेंज ये बन जाएगी, आई थिंक सो, जो है ना, यहाँ अडल्ट रेंज में आपने आपको बताया था एक 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36 या 37 तक ये न्यूली है चिक का बता रहा हूं। तो यह भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इसका जस्ट आपको आंसर पता होता, लीस्ट कोल्ड रेजिस्टेंट पोल्ट्री स्पेशीज। तो सबसे कम कोल्ड रेजिस्टेंट पोल्ट्री, ये एक सीक्वेंस दी हुई है, बट ये भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पेपर हमारे में नहीं आते। टर्की हो गया, डक हो गया, गूस हो गया, डक गूस टर्की हो गया, गूस टर्की डक हो गया, गनिया फाउल डक गूस हो गया। तो आपने याद रखना है, जो लीस्ट कोल्ड रेजिस्टेंट पोल्ट्री होती है सबसे पहले टर्की होती है, उसके बाद डक होती है, फिर गूस होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बट ये दोबारा बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये रेजिस्ट करता है टर्की जो है सबसे ज्यादा कोल्ड को, मतलब कम करेगा, गूस करेगा। आइडियल लीटर लीटर मटेरियल का जो मॉइस्चर इन पोल्ट्री हाउस में होता है वो कितना होना चाहिए, आइडियल पूछा है। तो 25%, 21, 30%, 10%। तो ये भी आपने एक रेंज याद रखनी है, 20 से 25 के परसेंटेज के करीब इसका आइडियल लीटर मॉइस्चर लेवल होनी चाहिए पोल्ट्री हाउस में। तो 25 हम ऑप्शन में यहाँ पे करेंगे एमसीक्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक। ठीक है, ताकि अमोनिया की जो है ना प्रोडक्शन ना हो पाए। तो ये आइडियल इसका मास्टर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन पोल्ट्री इन ऑक्सीटोसिन है, वेसोटोकिन है, मिजोटोकिन है, ग्लूकागोन है। तो ये भी आई थिंक आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। वेसोटोकिन, वेरी गुड। वेसोटोकिन जो होता है इसको पोल्ट्री में एंटी डायर वाटर कंजर्विंग हार्मोन भी कहा जाता है, अर्जिनाइन वेसोटोकिन को। ठीक है, ये भी जो है ना अपने साइन में बेटा, मतलब रेगुलेट करता है वाटर के बैलेंस को। ठीक है, वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि व्हेन नेचुरल डे लाइट डिक्रीजेस इट रिफर्ड, अभी दो है यहाँ पे आपने याद रखने, इन सीजन एंड आउट सीजन। ये भी पेपर में कभी नहीं आए, बट हो सकता है टर्मिनोलॉजीज के फॉर्म में आपको दे दे कि व्हेन नेचुरल डे लाइट आप डिक्रीज करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, इन सीजन कहा जाएगा, आउट सीजन कहा जाएगा। क्रिटिकल एंड थ्रेशोल्ड ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से ही होगा। आपने याद रखना है, जब डे लाइट डिक्रीज होती है इसको कहा जाता है आउट सीजन। ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्शन में फोटो पीरियड होता है, डे की लेंथ की जाती है, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है ना बर्ड्स की ग्रोथ को। लेयर्स में भी आपने देखा होगा, ब्रॉयलर में ज्यादा लाइट दी जाती है, लेयर में फिर 16 आवर्स दी जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये चीज पढ़ी हुई है। तो जब आप डे लाइट को डिक्रीज करेंगे तो वो क्या होगी, आउट सीजन कंडीशन होगी। बर्ड्स शॉर्ट डे लाइट रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, एक ही प्रोडक्शन या मेच्योरिटी लेवल या एक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी। तो जब बस आपने डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन नेचुरल डे लाइट डिक्रीज, तो आउट सीजन आपने याद रखना है। और अगर आ जाए कि व्हेन नेचुरल डे लाइट इंक्रीजेज, तो उसको कहा जाता है इन सीजन। ये दो टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखना है। इंक्रीजिंग का जब भी वर्ड आए, इन सीजन होगा। इंक्रीजिंग से इन सीजन आपने याद रखनी है, और डिक्रीजिंग से आउट सीजन। एक याद रखेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 81 पे क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पोल्ट्री ड्रूपिंग्स जो होती है उनमें कितना मॉइस्चर परसेंटेज होता है, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 30 to 40। तो आपने याद रखना, जो मेन्योर होता है पोल्ट्री का, उसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता है, क्योंकि
बर्ड एक्सक्रिएट करते हैं नाइट्रोजन यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो 70 से 80% के दरमियान मॉइस्चर लेवल होता है पोल्ट्री के ड्रूपिंग्स में। ठीक है, ये आपने याद रखना। क्योंकि वो सेपरेट यूरिन और फीसिस तो प्रोड्यूस करता नहीं, एक ही आते, तो उसमें वाटर की प्रोडक्शन या मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है। यह भी हमारे पेपर के वाले से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चिकन से ब्लैक फ्लैश, ये भी पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है? कर्नाटक, इसका ब्लैक फ्लैश होता है। रोड आइलैंड रेड, कलास्मी, ये तो हमारे ब्रीड पड़ी भी नहीं है और हमारे काम की भी नहीं है, तो ये कोई इंडियन ब्रीड है? बोथ ए एंड सी ऑप्शन होगा वैसे। कर्नाटक का वैसे ये इंडियन ब्रीड है, इसमें ब्लैक फ्लैश होता है। ठीक है, स्किन का। उसके बाद पोल्ट्री डाई मेन्योर कंटेंट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच नाइट्रोजन। तो कितनी परसेंटेज उसमें नाइट्रोजन होती है? 1%, 0.5, 5, 3%। जो ड्राई मेन्योर जो हो जाता है ना, तो वो उसमें ऑर्गेनिक मेन्योर नाइट्रोजन की कंटेंट जिसमें फास्फोरस या पोटाशियम होगा वो ज्यादा होते हैं। वो कितने के करीब होते हैं? 3% के करीब होते हैं ओवरऑल। जिसमें फास्फोरस 2% हो गया, पोटाशियम 1% हो गया, ये मिला के एक नाइट्रोजन की लेवल बनती है 3%। ये भी फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको आंखों से निकला हुआ होना चाहिए। नेक ट्रेट इन चिकन एग्जिस्ट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो नेक ट्रेट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? ये सिंपल इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। मतलब जीन वो रिड्यूस करते हैं फीदर कवरेज को नेक में। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। बट ये फिर जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है पोल्ट्री का, बस जस्ट आपको इनसे पता हो। अच्छा, विच एंजाइम कन्वर्ट्स एंड्रोजन इनटू ईस्ट्रोजन? कौन सा होता है? इलास्टेट्स, एरोमेटेस, डिस्म्यूटेस, एक्रिनाइडेस। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपको आ रहा होगा। एंड्रोजन से वेरी गुड अब्दुल्ला जमील, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एरोमेटेस जो होता है एंजाइम, ये इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। एरोमाइटाइजेशन प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मतलब प्रकर्सर से फिर एक जो है ना दूसरे फॉर्म में लेके आता है ये एंजाइम। तो ये भी जस्ट आपको इतना पता हो जितना क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में एरोमेटाइजेशन। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन पोल्ट्री? का जो लीटर मटेरियल होता है उसमें कौन सी विटामिन मौजूद होते हैं? B12, नियासिन, बायोटीन, राइबोफ्लेविन। तो कौन सी होती है भाई? विटामिन B12 होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बेडिंग मटेरियल जो होता है ना, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया सिंथेसिस करता है डिफरेंट विटामिन को, तो विटामिन B12 प्रेजेंट होता है ताकि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गट वगैरह में, लीटर में, वो मिन्योर से जो है ना हेल्पफुल हो सके, क्योंकि विटामिन B12 होगा ताकि जो गुड बैक्टीरिया है वो गट में जिंदा रह पाएंगे। तो विटामिन B12 होता है। यंग वन ऑफ पिजन को क्या कहा जाता है? ये मैंने क्लास में बताया था जब वहां पे कीट पढ़ा था। ठीक है, यंग वन ऑफ गूस को तो उस टाइम बताया था। तो पिजन का जो यंग वन होता है स्क्वैब, वेरी गुड, स्क्वैब, कोवी, चिक, बेंड। तो स्क्वैब जो है ये यंग वन है किसका? पिजन का होता है। ठीक है, आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद बस खत्म होने वाले हैं, आपको भी ज्यादा तकलीफ आ गई होगी कि बस हम 500 तक आज कंप्लीट करते हैं ताकि पोल्ट्री को फिर हमने बंद करना है। विच आर द फॉलोइंग इज डोयल पर्पस ब्रीड? डोयल पर्पस ब्रीड कौन सी है? यहाँ पे लेगोर ने, ये तो मेडिटेरियन है। कॉर्निश है, ये तो इंग्लिश ब्रीड है, इंग्लिश क्लास की। ऑस्ट्रालोप है, लैंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है डोयल पर्पस ब्रीड मतलब एक के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, एग प्रोडक्शन के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा ऑस्ट्रालोप जो है, ऑस्ट्रेलिया से है ये। तो ये डोयल पर्पस में यूज किया, ये लेंक्शन भी यूज की जाती है बट वो एशियाटिक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आएगा जहाँ पे आपने याद रखना है ऑस्ट्रालोप होती है। ठीक है, ये कॉमनली यूज की जाती है डोयल पर्पस ब्रीड के लिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टोबैसिलस स्पोरोंजन? कौन बनाते हैं लैक्टोबैसिलस? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोबायोटिक्स बनाते हैं, कोक्सीडोस्टेट्स बनाते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी दफा डिस्कस किया है, प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स आपने याद रखना है, ये लैक्टोबैसिलस जो है ना फॉर्मेशन वगैरह ये करवाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं करवाते।
तो गट में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए, डाइजेशन वगैरह को सेट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इन फ्यूचर द डे ओल्ड चिकन में एसीएक्स मेथड मोस्ट पॉपुलर कमर्शियली फील्ड में कौन सा, इन फ्यूचर का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको देके परेशान नहीं होना है। वेंट वेजिनोस्कोपी कलर फीदरिंग, तो इन फ्यूचर की अगर बात की जाए, बट यहाँ ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ जाए, तो कलर फीदरिंग जो है वो इन फ्यूचर में मोस्ट कमर्शियली यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इजी होता है, इसमें लेबर इतनी इन्वॉल्व नहीं होती। वेंट इंपॉर्टेंट मेथड है, बट वेंट में कोई स्किल्ड पर्सन जो है ना वो होना लाजमी है, ठीक है। कलर फीदरिंग जो है ये, इससे आप इजीली जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल एंड फीमेल चिक्स में, कलर फीदरिंग में। बट वेंट से जो होता है इसमें, अगर आपके पास स्किल लेबर नहीं है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या इंजरी भी हो सकती है बर्ड्स को। तो जो कलर फीदरिंग है ये मोस्ट पॉपुलर कमर्शियली इन फ्यूचर पोल्ट्रीज में यूज किया जाएगा। 91 क्या, हाउ मेनी विटामिन आर कंसीडर्ड एसेंशियल फूड फैक्टर्स फॉर चिक्स। ये भी जो है ना क्वेश्चन आपने जहन में बिठाना है, कितने विटामिन होते हैं जो कंसीडर्ड एसेंशियल होते हैं फॉर चिक्स के लिए। 16, 15, 14, 12। तो जो 15 नंबर ऑफ विटामिन होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। ये भी एक कोई इंडियन वेबसाइट है, वहां से क्वेश्चन है। 15 नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन होते हैं जो इनके लिए ग्रोथ के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल सारे हो गए, वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स के सारे हो गए, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12। उसके बाद कोलिन भी आता है एक। कोलिन को भी विटामिन फैक्टर की तरह यूज किया जाता है पोल्ट्री में, ठीक है। कोलिन के डिफिशियंसी भी बताई हुई है। तो वैसे आपने 14 का है, बट इसमें कोलिन भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसमें 15 नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन यूज किए जाते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज क्रेजी चिक डिजीज इन पोल्ट्री, हम पढ़ चुके हैं, इंसेफ्लोमलेशिया या विटामिन ई से होती है क्रेजी चिक डिजीज। बट यहाँ पे क्वेश्चन को देखो मोल्ड किस तरीके से किया हुआ है, वो आपने देखना है। राइबोफ्लेविन, पेरिडोक्साइन, कोली कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास या जेनेटिक्स की न्यूट्रिशन की ली थी, आपको सिनोनिम्स बताए थे विटामिन के। तो नाम आपने याद, जैसे राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है, पेरिडोक्सिन 6 को कहा जाता है, कोलेओकैल्सिफेरॉल किसे कहा जाता है, ये विटामिन डी का नाम है, D3 को कहा जाता है। और टोकोफेरॉल किसे कहा जाता है, ये टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को। तो देखो, अगर वो विटामिन ई ना दे आपको, टोकोफेरॉल दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्रेजी चिक डिजीज तो हमने विटामिन ई से पढ़ी थी, ये तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। तो ये इसका सिनोनिम है टोकोफेरॉल, ठीक है, जिसे एंसेफ्लोमलेशिया या क्रेजी चिक डिजीज बर्ड्स में होती है। यहाँ तो विटामिन ई सिंपल करके देगा, अगर नहीं देगा तो ये इसका अदर नेम देगा, जो है ना टोकोफेरॉल। तो वो आपने याद रखना, ये सेम इसका नेम ही है टोकोफेरॉल, आपने जहन में बिठाना। वह विच नंबर ऑफ एग्स पर क्लच जो होती है, कंटिन्यूसली एक लेंग जो होता है साइकिल होती है ब्रोडीनेस के टाइम, वो नंबर ऑफ एग्स कितने दे सकती है? 7 दे सकती है, 3 दे सकती है, 13 दे सकती है, 8 दे सकती है। तो इसकी भी एक एवरेज वैल्यू है, वो दे सकती है 10 से 15 एग्स, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, जो हैंड्स होती है। तो यहाँ पे 15 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन 13 ही होगा, 13 हम करें। उसके बाद 94, विच टाइप ऑफ विच इज द टाइप ऑफ बॉडी फॉर लेयर, लेयर की कौन सी टाइप ऑफ बॉडी होती है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये आपने याद रखना है, लेयर की बॉडी होती है ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर होती है लेयर की बॉडी, और रेक्टेंगुलर होती है ब्रॉयलर की बॉडी। बट ये भी इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंडियन सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, हमारे अपने सिंध में या पंजाब में इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते। बट आपको फिर भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि जो है ना क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। लेयर की अगर बॉडी का टाइप पूछा जाए तो वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ब्रॉयलर का पूछा जाए तो वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। बस सिंपली आपने यही याद रखना है। अच्छा, नंबर ऑफ एयर सेक्स इन टर्की में कितने नंबर ऑफ एयर सेक्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। 9 सही नहीं होते, 9 होते हैं किसमें? चिकन में। ये कंफ्यूजन दूर कर लें। चिकन में कितने अगर एयर सेक्स पूछे जाए, वो 9 होते हैं, ये मैंने 9 के नाम आपको बताए। अगर टर्की का पूछा जाए, टर्की में आपने याद रखना है 7 होते हैं, ठीक है। ये आपने कंफ्यूजन दूर करनी है। चिकन का पूछ, मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली वो चिकन का ही पूछेगा,
पेपर में। नो आपने याद रखना, और ये मैंने ऊपर क्वेश्चंस भी बताए, इसका करवाया हुआ है क्वेश्चन। नो आपको बताया था कि एयर सेक्स इसमें मौजूद होते हैं। बट अगर टर्की का पूछा जाए तो फिर आपने नो नहीं करने, फिर आपने 7 करने। ठीक है। एंट्रा क्लेविकुलर सर्विकल इंटीरियर थोरेक्स, ये इसके नाम होते। तो ये आपने 7 आपने याद रखना। 96 क्वेश्चन क्या है, जल्दी खत्म करते हैं इनको। अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ओविडक्ट इन, लेंथ जो है ना होती है इनकी, ओविडक्ट की लेंथ कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 33 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। यह भी डिटेल्ड क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव ट्यूब का। तो आपने याद रखना है 76 सेंटीमीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है ओविडक्ट की। ठीक है। 70 to 80 सेंटीमीटर के करीब इसकी लेंथ होती है। उसके बाद क्या है कि एवरेज वेट ऑफ डक एग शुड बी, चिकन चिकन के एग का बताया था वेट कितना होता है, 58 ग्राम। ठीक है। थ्योरी में भी बताया था, यहाँ पे एमसीक्यूज में भी ऑलरेडी बुकलेट में करवाया हुआ है। बट आपसे फिर यहाँ पे डक का पूछा हुआ है। डक का आपने याद रखा 95, 10, 70, 58। तो डक का जो होता है अंडे का वजन वो होता है 70 ग्राम। सी वेरी गुड। 70 ग्राम होता है, ये आपने याद रखना। अच्छा, रानीखेत न्यूकैसल डिजीज वैक्सीनेशन इज डन बाय द फॉलोइंग रूट, कौन से रूट के मुताबिक की जाती है? इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, सबकट, ऑल ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है जो है ना, एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से ज्यादा पॉसिबल रूट जो होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है इसका। ठीक है, रानीखेत का। ठीक है, इंट्रा मस्कुलर होता है, इंट्रा पेरिटोनियल वगैरह यूज नहीं होता। सबकट में मेरेक्स डिजीज वगैरह यूज की जाती है। यहाँ जो है ना इंट्रापेरिटोनियल इतना यूज नहीं किया जाता रानीखेत में, तो इंट्रामस्कुलर ज्यादा यूज किया जाता है, या ओरल रूट में दी जाती है, पानी में दे देते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। द एंजाइम इन एग वाइट विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, कौन सा एंजाइम होता है जो है ना एग वाइट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए? आपने सिंपल याद रखना है पेप्सिन, लाइसोसोम, ट्राइप्सिन, अमाइलेज। तो आपने याद रखना है लाइसोसोम जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। वेरी गुड, डी ऑप्शन होगा। ठीक है। और फर्टिलिटी इन पोल्ट्री हाईएस्ट व्हेन स्पर्म इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर्ड होंगे तो फर्टिलिटी हाई हाई होगी बर्ड्स में? तो मैग्नम में, इन्फंडिबुलम, यूट्रोवेजिनल जंक्शन, क्लोआका। तो आपने याद रखना है यूट्रोवेजिनल जंक्शन जो है यहाँ पे अगर जो है ना स्पर्म स्टोर्ड होंगे तो फर्टिलिटी पोल्ट्री में ज्यादा होगी। तो वो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक जंक्शन है यूट्रस और वजेना के बीच में, यूट्रस शेल ग्लैंड हो गया और वजेना के बीच में एक जंक्शन है, जहां पे अगर स्पर्म स्टोर ज्यादा होंगे तो फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते। वो वायबल रखते हैं स्पर्म्स को ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स तक। ठीक है, 3 वीक्स तक वो इसको जिंदा रखते हैं, इसलिए इस जंक्शन को कहा जाता है। तो ये फर्टिलिटी को ज्यादा बढ़ा देता है जब यहाँ पे स्पर्म होते हैं स्टोर। तो ये थे आपके 500 एमसीक्यूज जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इनको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है सब क्वेश्चंस को। आपको थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको शुरू में दिखा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस हमने किए थे, पोल्ट्री साइंस डिफरेंट बुकलेट से, वेबसाइट से क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, ताकि आपको पेपर में आसानी हो जाए। तो ये 500 के करीब क्वेश्चंस हैं, इनके अभी आंसर की तो यहाँ पे तो मैंने आंसर बता दिए। बट ये फिर तकलीफ करनी होगी कि आंसर इनको जो है ना टिक करने होंगे, ताकि जो है ना, जैसे ये क्वेश्चन आपका A to Z पेपर में आ चुका है, मैंने बताया भी था। ठीक है। क्रेजी चेक डिजीज भी क्वेश्चन आता रहता है पोल्ट्री में। ये हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं क्वेश्चन। तो ये 500 हैं, ये आपको काम आएंगे जब आप पेपर से 1-2 दिन पहले इनको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अभी से आप पढ़ लें तो फिर, अभी भी आप पढ़ लें अच्छी बात है, बट ये आपको पेपर वाली रात जो है ना ज्यादा इफेक्टिव जो है ना असर देंगे। क्योंकि उस टाइम जस्ट आपने इनको रिवाइज करना है और पेपर में जाना है, और आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पोल्ट्री के आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके बोल रहा हूँ, 15 से 16 क्वेश्चन A to Z यहाँ से आएंगे। ये आपको एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब पेपर हो जाएगा तो दिखाऊंगा भी सही। तो ऐसी चीजें इसमें डाली हुई हैं इंशाल्लाह। शुरू से लेके हमारे 18-19 लेक्चर हुए हैं इस पे, 500 के करीब जो हमने एमसीक्यूज किए। तो ये आप सबको फायदा होगा। ये ग्रुप में आपको बुकलेट जो है ना विथ आंसर की भेज दूंगा। यहाँ इसको हम पब्लिश करवाएंगे ताकि एसपीएससी तक पहुंचे, फिर आपको ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके दे हमारे स्टूडेंट्स। आप करें। ठीक है।